तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो कि वॉशरूम में कपड़े धो रही होती है। उसी वक़्त उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जो वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ एक बहुत ही डरावनी चीज़ थी, जैसे एक चुड़ैल हो। उसे देखते ही आईना बहुत ज़ोर से चीख मारती है। इसी वक़्त उसके फ्रेंड्स वॉशरूम के पास आ जाते हैं उसकी आवाज़ सुनकर। जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है, आईना वहाँ खड़ी होती है। देखने में ऐसे लग रहा होता है जैसे उसकी रूह निकल चुकी हो। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है 2 दिन पहले, जहाँ आईना और उसके चाइल्डहुड फ्रेंड माया बात कर रहे होते हैं। माया अपने भाई और कज़न के साथ ट्रैकिंग पर जा रही होती है और वो चाहती है कि आईना भी उसके साथ जाए। इसीलिए वो आईना को इनवाइट करती है। लेकिन आईना घबराई होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ परमिशन नहीं देगी। बात करते-करते आईना अपने बालों में हाथ फेरती है और उसके हाथ में बहुत सारे बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत परेशान होती है। फिर भी वो बाल फेंक देती है और अगले दिन माया आईना के घर आती है, उसकी मामा से परमिशन लेने के लिए। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार उसकी माँ मान जाती है और आईना माया को गेट तक छोड़ने के लिए आती है। उस वक़्त माया देखती है कि आईना के पीछे एक बहुत ही स्कैरी शैडो है, जिसकी आँखें लाल हैं। माया ये देखकर बुरी तरह से डर जाती है और फ़ौरन वहाँ से भाग जाती है। लेकिन आईना कन्फ्यूज़ हो जाती है क्योंकि उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इस सीन से हमें पता चलता है कि आयना के घर में एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी पहले से मौजूद थी, जो आयना की बॉडी और माइंड को बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सब लोग मिलकर ट्रैकिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तब तक रात हो चुकी होती है, वो लोग गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला लेते हैं। रात होते ही आयना का स्टमक में पेन होने लगता है। जब वो माया को बताती है, माया कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम वापस जा सकते हैं। माउंटेन ट्रैकिंग इस हाल में नहीं की जा सकती। लेकिन अना रिफ्यूज़ कर देती है क्योंकि उसे बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी और ये मोमेंट्स वो ज़ाया नहीं करना चाहती थी। शायद उसे फिर कभी ये मौका ना मिले। माया भी ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करती और आइंदा वॉशरूम में कपड़े धोने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे पहली बार वो पुरानी डरावनी भूतनी नज़र आती है। ये वही सीन था जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। उसके दोस्तों ने आईना की चीखने की आवाज़ पर जब दरवाज़ा खोला तो आईना वहाँ बिना बोले, बिना ब्लिंक किए खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। सब उसे पकड़कर रूम में ले गए और जब पूछा गया तो आईना ने बताया कि वॉशरूम में उसे एक अजीब-सी मखलूक नज़र आई थी, जो कि लंबी, पतली, सफ़ेद बालों वाली थी और उसकी आँखें रेड थी, बल्ब की तरह चमक रही थी। जब गेस्ट हाउस की मालिक ये बात सुनती है तो वो डर जाती है और कहती है कि सालों पहले भी यहाँ ऐसी ही मखलूक को देखा गया था, जिसने लोगों की ज़िंदगियाँ अज़ाब बना दी थी। फिर कुछ लोगों ने मिलकर बहुत सारे रिचुअल्स करके उस भूतनी से छुटकारा पाया था। अब अगर वो वापस आ गई है तो ये बहुत ही बड़ा खतरा है। शायद वो आईने के साथ यहाँ वापस आई हो। ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं और एक लड़का कहता है कि आईना को वापस घर भेज देना चाहिए। लेकिन माया ये नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि आईना इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड थी और उसे परमिशन भी बहुत मुश्किल से मिली थी। अब ये सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सब उठते हैं तो आईना का मूड इतना अच्छा होता है कि किसी को याद ही नहीं था कि कल रात यहाँ क्या हुआ था। सब ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। माया और आईना माउंटेन्स पर चढ़ने लगती हैं। आईना को अफसोस होता है कि वो अपना कैमरा घर ही भूल गई। सीन कट होता है और आईना के घर दिखाया जाता है। उसकी माँ जब सफाई कर रही होती है तो उसे आईने के डस्टबिन में बहुत सारे बाल और ब्लड से भरे हुए टिश्यूज मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो परेशान हो जाती है। वो आईना के डैड को बताती है, लेकिन वो कहते हैं कि छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेना बंद कर दो। जब आईना वापस आए तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना। वहाँ माउंटेन्स पर ट्रैकिंग के दौरान आईना थकावट महसूस करने लगती है। जब वो बैठती है तो उसकी आंखें भी अजीब सी रेड सी होने लगती हैं। मैं उसका नाम धीरे से बुलाती है तो आईना होश में आ जाती है। जब आईना की तबीयत ठीक हो जाती है तो ये लोग दोबारा से ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। जब सब लोग आधा रास्ता तय कर लेते हैं तो थकावट की वजह से अब ब्रेक लेते हैं और जब खाने पीने में बिजी होते हैं तो आयना चुपके से उठकर पास की जेल की तरफ चलने लगती हैं। माया उसे फॉलो करती है और कहती है कि आयना अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जैसे ही आयना उसकी तरफ मुड़ती है, माया देखती है कि आयना के हाथ काले और लंबे विच जैसे हो गए हैं और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी हैं। फिर आयना अजीब मुस्कुराहट के साथ माया को गले से पकड़ लेती है। माया की चीखने पर सब लोग वहाँ आ जाते हैं और बहुत मुश्किल से माया को उससे छुड़ा पाते हैं।
माया दिखती है कि एक लंबी औरत सफ़ेद कपड़ों में लेक के बीच में खड़ी है, जिसकी रेड आइज़ चमक रही होती हैं। ये सिर्फ़ माया देख पाती है। फिर आईना को वापस कैसा उसमें ले जाया जाता है, उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और जब वो होश में आती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ? आईना को कुछ भी याद नहीं था। माया कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर भूत घुस चुका है। आईना ये सुनकर हँसने लगती है और कहती है, क्या तुम पागल हो? ये सब बस मूवीज़ में होता है। उसकी हरकतें सबको डरा रही थी। यहाँ बहस शुरू हो जाती है और सब लोग कहते हैं कि हमें ट्रैकिंग ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन आईना उन्हें मोटिवेट करती है और कहती है कि मेरा पहला और आखिरी मौका है, मैं इसे ज़ाया नहीं करना चाहती। इस सब के बाद लोग दोबारा ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। ट्रैकिंग करते हुए उन्हें महसूस होता है कि उनके आसपास कोई भाग रहा है। एक छोटी सी बच्ची की हंसने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। माया को शेडो भी नज़र आता है, जिसे इग्नोर करते हुए वो सबके साथ दोबारा से ट्रैकिंग करने लगती है। आगे एक बूढ़ा आदमी रास्ते में खड़ा हुआ नज़र आता है। जब सब करीब पहुँचते हैं तो उन्हें एक बहुत ही डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि सबके कान दर्द करने लगते हैं। सब बेहोश हो जाते हैं। जब होश में आते हैं तो बड़ा आदमी वहाँ से गायब था। कुछ लड़के कहते हैं कि ये सब कुछ आईने की वजह से हो रहा है, इसे तभी घर भेज देना चाहिए था। आईना उन्हें गुस्से से देखती है और सब कुछ इग्नोर करके दोबारा से ट्रैकिंग करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद आईने की तबीयत फिर से ख़राब होने लगती है। जब उसे पानी दिया जाता है तो उसका चेहरे पर झुर्रियाँ, लिप्स सफ़ेद और बॉडी अजीब-सी होने लगती है। वो अजीब तरीके से हँसने लगती है, जैसे उसके अंदर कोई एंटिटी घुस चुकी हो। वो लड़का जो कहता है कि आईना को वापस भेजना चाहिए, कहता है कि इस हाल में ट्रैकिंग करना सेफ नहीं है। आईना फिर इतनी ज़ोर से हँसने लगती है कि उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगती है। माया को समझ आ जाता है कि आईना मेंटली और फिज़िकली दोनों तौर पर ठीक नहीं। वो सब कहते हैं कि वापस चलते हैं। आईना सफ़ेद आँखों के साथ कहती है, तुम सब जाओ, मैं इस पहाड़ पर राज करूँगी। उसकी आँखों से खून निकलने लगता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। माया को समझ आता है कि आईना के पीछे जो एंटिटी है वो उसके अंदर घुस चुकी है। आईना कहती है कि मैं टॉप तक जाऊँगी और जो भी मेरे रास्ते में आया मैं उसे मार दूँगी। ये कहकर वो अकेले ही ट्रैकिंग शुरू कर देती है। सब उसे देखते ही रहते हैं और देखते ही देखते आईना उनकी नज़रों से गायब हो जाती है। माया जो अभी भी कंफ्यूज सी खड़ी थी, देखती है कि दूर से एक पुरानी बूढ़ी औरत उसे घूर रही होती है, लेकिन वो सिर्फ माया को ही नज़र आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि माया के पास सुपर पावर्स थी। उसकी थर्ड आई जो कि स्पिरिचुअल थी। इस वजह से मूवी के स्टार्ट से अब तक जितनी भी एंट्रीज दिखाई गई थी, वो सिर्फ माया को ही नजर आती थी। माया जल्दी से अपने भाई और कजिन्स को बताती है कि चलो आईना के पीछे चलते हैं। जब ये लोग आईना तक पहुंचते हैं तो माया भागकर आईना को रोकती है और कहती है कि आगे मत जाओ। उस वक्त माया की आंखों में आंसू होते हैं और आईना भी रोने लग जाती है। आईना कहती है कि ये ट्रिप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी याद बनेगा, मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहती। सब लोग फिर से क्लाइंबिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब जब वो लोग ऊपर चढ़ते हैं तो आईने की तबीयत और ख़राब होने लगती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए क्लाइंबिंग कंटिन्यू रखती है। आखिरकार 3000 मीटर्स ऊंचाई के टॉप पर वो लोग पहुंच चुके थे। रात हो चुकी होती है, वो टेंट लगाकर आराम करते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती है आईने की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसके जिस्म में अजीब सी चेंजेस आ रही थी और वो बुरी तरह से चीखने लगती हैं। उसकी आवाज़ें सुनकर सब लोग टेंट से बाहर आते हैं। आयना की हालत देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। सब लोग हेल्प के लिए नीचे जाते हैं और एक वहाँ पर रहने वाले आदमी से मिलते हैं। वो उनके साथ टेंट तक आता है जहाँ आयना होती है। वो आयना के कान में कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और स्क्रिप्ट फूकने लगता है, जिसकी वजह से आयना की आंखें काली हो जाती हैं और उसके मुंह की नसें नीली होने लगती हैं। उसके जिस्म के पार्ट्स ऐसे ट्विस्ट हो रहे थे जैसे उसके अंदर कोई हड्डी ही ना हो। जब ये सब कुछ और इंटेंस होता है, वो आदमी और ज़ोर से पढ़ना शुरू कर देता है। फिर अचानक आईना नॉर्मल हो जाती है, जैसे उसके अंदर से वो एंटिटी बाहर निकल गई हो। यहाँ सीन कट होता है और हमें आईना की माँ को दिखाया जाता है, जो कि घर पर नमाज़ पढ़ रही होती है। उसी वक़्त उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन घर में तो कोई नहीं था। जब वो हस्बैंड को बताती है, तो वो उसका मज़ाक उड़ाने लगता है। फिर हम वापस से आईना को देखते हैं, जो कि टेंट में सो रही होती है और अचानक से नींद से उठती है। उसका चेहरा बदल जाता है। वही लड़की, वही एंटिटी जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी, वो देखती है कि आईना टेंट में नहीं थी और वो उसे ढूँढने के लिए टेंट से बाहर आती है। जैसे ही वो आईना को बुलाती हैं, आईना उसकी तरफ मुड़ते हैं, लेकिन उसका चेहरा अब आईना का नहीं होता। वो समझ आती है कि आईना पर फिर से किसी एंटिटी ने कब्ज़ा कर लिया है।
माया उसे होश में लाने के लिए ज़ोर से थप्पड़ मारती है और उसके बाद उसे वो टेंट में ले आती है। आखिरकार सुबह हो जाती है, सब लोग अपने बैग्स पैक करते हैं और वापस सिटी जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन आयना उनके साथ नहीं थी। जब माया उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, आयना कहती है, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं। ये पहाड़ मुझे घर जैसे लगते हैं। मैं कभी इतना सुकून में नहीं थी। जाते वक्त आयना एक बड़े पत्थर को घूरती है और कुछ बोलती है। माया सोचती है कि शायद वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हो, तो कुछ नहीं कहती। फिर वो कार में बैठ जाती हैं और सिटी वापस आ जाते हैं। जब आयना घर आती है तो वो माँ से नहीं मिलती और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। उसकी माँ को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। उसी रात आयना की तबीयत फिर से ख़राब होने लगती है। उसका जिस्म कांपने लगता है और वो पागलों की तरह हंसने लगती है। इतनी डरावनी हंसी कि माँ घबरा जाती है। वो मस्जिद के उस्ताद साहब को बुलाती है। उस्ताद कुछ पढ़ते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। फिर आयना के माँ बाप उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता। उन्हें उसकी बीमारी समझ ही नहीं आ रही थी। माया और उसका भाई आयना से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन आयना का डैड उन पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर आयना ट्रैकिंग पर ना जाती तो वो ठीक होती। आयना के डैड माया से कहते हैं, या तो अब तुम सब कुछ ठीक कर लो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगा। माया को बहुत गिल्ट महसूस होता है और वो अब सोच रही होती है कि वो कैसे ये सब कुछ ठीक करे। रात को हॉस्पिटल में भी मिडनाइट के दौरान आयना को फिर से भूत नजर आती है। ये वही भूत थी जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। फिर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अगली सुबह माया उसे ब्रेकफास्ट जब देने आती है तो आयना उससे कहती है कि उसे बहुत ही अजीब से विजन्स आते हैं। माया उसकी बात सुनकर सोचती है कि शायद मेंटल इश्यू हो रहा है। माया ये सब कुछ अपने दोस्तों को भी बताती है, जिसे सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सब लोग मिलकर आयना से मिलने के लिए आते हैं और उसके लिए दुआ करने लगते हैं। आयना उनसे बात करते करते अचानक से अपना चेहरा दरवाजे की तरफ मोड़ लेती है और कहती है कि वो देखो, वो वापस आ गई है। लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आता। सब कहते हैं कि दरवाजे के पास तो कोई नहीं है, लेकिन आयना को समझ नहीं आता कि उससे जो नजर आ रहा है वो बाकियों को क्यों नहीं नजर आ रहा। फिर रात होती है और आयना की कंडीशन दोबारा से ख़राब होने लगती है। उसका जिस्म कांपने लगता है। जब वो खून की उल्टी करती है तो उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही ये खबर घर और दोस्तों तक पहुंचती है, वो सदमे में चले जाते हैं। सब लोग हैरान होते हैं। कुछ दिन पहले तक आयना बिल्कुल ठीक थी और आज वो उनके बीच नहीं रही। माया का हाल सबसे बुरा होता है। वो महीनों तक आयना को भूल नहीं पाती। उसे हर रात ड्रीम्स और आयना के विजन्स आते हैं। एक दिन वो याद करती है कि वो लोग जब हाइकिंग पर जा रहे होते हैं तो आयना के डैड ने आयना को एक बंडल दिया था और कहा था कि उसे माउंटेन्स के वाटरफॉल में फेंक देना। और वहीं पर माया ने वो एंटिटी देखी थी। ये सब याद करके माया घबरा जाती है और सुबह आयना की माँ को जाकर सब कुछ बता देती है। आयना की माँ भी ये सुनकर बहुत शॉक्ड होती है और अपने हस्बैंड से जाकर सब कुछ पूछने लगती है। तब हमें पता चलता है कि आयना के डैड ने घर के एक रूम में सबको जाने के लिए मना किया होता है। आयना की माँ गुस्से में जाकर रूम को खोलती है। वहाँ देखती है कि आयना के डैड कोई अजीब से रिचुअल कर रहे होते हैं, यानी कि ब्लैक मैजिक। यहाँ सब राज खुल जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि आयना के डैड का बिजनेस बहुत डाउन जा रहा था। उसे लगा था कि उस पर किसी ने काला जादू करवाया है। बदला लेने के लिए उसने एक ब्लैक मैजिशियन से मिलकर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया। उस आदमी ने इसे एक कर्स डॉल दी थी, जो कि घर से दूर फेंकनी थी। उसी दिन आयना माउंटेन्स पर जा रही होती है और उसके डैड ने उसे वो दे दी थी। उसने ये नहीं सोचा कि कर्स का असर उसकी बेटी पर भी हो सकता है। जिस दिन उसने ये ब्लैक मैजिक स्टार्ट किया, उसी दिन से आयना की तबीयत खराब होने लगी। उसके बाल गिर रहे थे और वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा था, यानी कि जादू का असर उल्टा हो गया था। आयना की माँ ये सब कुछ जानकर रोने लगती है। वो कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मार दिया। आयना के डैड भी रोते हैं और कहते हैं कि मेरा इरादा ये नहीं था, मैं सिर्फ अपने घर को बचाना चाहता था। सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता माया के जख्म से उभरने लगते हैं। वही पुराना 6 लोगों का ग्रुप आयना की याद में फिर से माउंटेन्स जाता है। वहाँ एक पॉइंट पर माया को आयना का साया नजर आता है। माया उससे बात करती है और यहाँ दिखाया जाता है कि माया ने आयना को आज तक नहीं भुलाया। और यहीं हमारी आज की स्टोरी खत्म हो जाती है।